हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया कि किस तरीके से रिटेल इन्वेस्टर्स का इनफ्लो 90% गिर गया है और रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट से गायब हो रहे हैं। पिछले साल मार्केट के पीक में उनका नेट इनफ्लो 1.36 लाख करोड़ होता था इक्विटी मार्केट्स में, जो अगस्त के महीने में घटकर सिर्फ 12,500 करोड़ रह गया है। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मार्केट्स तो अभी भी ऑल टाइम हाई के नीचे के आसपास हैं। लेकिन इसका असली खेला क्या हो रहा है, जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं वो तो समझ रहे हैं कि मार्केट में क्या हुआ और क्या हो रहा है, लेकिन जो नए लोग हैं वो अभी भी रियलिटी को नहीं समझ पा रहे हैं। और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि मार्केट में क्या चल रहा है वो मैं आपको समझा सकूं और आपको सतर्क कर सकूं। तो आइए एक एक करके देखते हैं सभी सेगमेंट्स को, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप और साथ ही यूएस मार्केट्स भी, कि वहाँ पर क्या खेला चल रहा है। तो ये स्मॉल कैप 50 का चार्ट है, इसमें स्मॉल कैप की लीडिंग कंपनीज हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 2 साल धुआंधार रैली हमें मार्केट में देखने को मिली और ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स ने स्मॉल कैप को पिक किया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रिटर्न्स शानदार मिल रहे थे। अब इस तेजी में काफ़ी लोग फंसे, इस तेजी में भी काफ़ी लोग फंसे और उसके बाद 30% का फॉल हमें देखने को मिला और फिर उसके बाद से वापस रिकवरी हो गई और लगभग हम उसी लेवल के आसपास पहुंच गए। अब इसमें आप देखें तो क्या प्रॉब्लम लग रही है? कोई भी ये चार्ट देखेगा तो बोलेगा मार्केट गिरा तो क्या हुआ, रिकवर हो गया, इसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये स्मॉल कैप 50 के इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं। तो इंडेक्स आपने देख लिया, इंडेक्स तो लगभग वहीं पहुंच गया, लेकिन यहाँ पे कहानी क्या है? ज़्यादातर स्मॉल कैप 50 के स्टॉक्स को आप देखेंगे, उनके 1 ईयर के रिटर्न को वो रेड में है, वो रेड में है और यहाँ पर भी आप देखिए रेड में है और हैंडफुल ऑफ स्टॉक्स जो हैं वो अभी भी 1 ईयर पे ग्रीन में है और इनका 3 इयर्स का रिटर्न अगर आप देखेंगे वो अभी भी पॉजिटिव है। कई के केस में जितना 3 साल में गेन किया उतना 1 साल में लूज कर लिया। तो यहाँ पर कहानी क्या है कि अगर आपने स्मॉल कैप में पोजीशन बनाई होगी तो अच्छे खासे चांस है कि उसमें लॉसेस चल रहे होंगे और अच्छे खासे लॉसेस चल रहे हैं। अगर आपने 2021-22 में पोजीशन बनाई है, हो सकता है प्रॉफिट में हो, लेकिन प्रश्न है कि कितने दिन वो प्रॉफिट सस्टेन करेंगे। हमें ध्यान में रखना है कि सभी इंडेक्स अपने वैल्यूएशन से काफ़ी आगे निकल चुके हैं और जिन्होंने पिछले साल पोजीशंस बनाई, आप देख सकते हैं किस तरीके से उन्हें लॉसेस हो रहे हैं। तो क्लियर कट ये वही कहानी दिखाता है, तेजी में फंसाओ, हाई वैल्यूएशंस पे माल डंप करो और रिटेल हमेशा अंत में मार्केट में आता है और उसकी तेजी का इस्तेमाल करके इंस्टीट्यूशंस पहले ही मार्केट को हाई वैल्यूएशंस पे डंप कर लेते हैं और रिटेल उसे ग्रैब करता है और बाद में उनके पोर्टफोलियोज ब्लीड करते हैं। अब आइए मिड कैप का चार्ट देखते हैं। सेम स्टोरी देखने को मिलती है, एक अच्छा राइज हमें देखने को मिलता है और फिर हमें 18% का फॉल देखने को मिलता है और एक बार फिर मार्केट्स रिकवर करके लगभग वहीं पहुंच जाते हैं। सेम स्टोरी यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रही है और अगर इनके इंडिविजुअल हम स्टॉक्स को देखें तो क्या सिचुएशन देखें, लगभग वही कहानी देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं किस तरीके से हमें लॉसेस देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो कहानी क्या है? कहानी ये है, इंडेक्स को ऊपर रखो, कुछ हैंडफुल स्टॉक्स को खरीद कर इंडेक्स को हाई रखो, लेकिन असली कहानी कहाँ है? मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स आपके लॉस में आ रहे हैं, ये असली कहानी है। तो आप जिन स्टॉक्स को खरीद रहे हैं, रिटेल के स्टॉक्स को, खास करके मार्केट के हाईज में, वो सिर्फ आपको माल डंप किया जा रहा है हाई वैल्यूएशंस पे। अब आइए निफ्टी का भी एग्जांपल ले लेते हैं। तो निफ्टी में भी वही कहानी लगभग देखने को मिल रही है और आपको याद होगा कि पिछले साल बुल मार्केट के पीक पर कितने लोग फंसे और बुरी तरीके से फंसे और रिटेल इन्वेस्टर घर से निकल कर आए और डीमैट अकाउंट खोलकर उन्होंने बड़े स्केल पर बाइंग की। करीब आज के डेट में अगर हम देखें तो 22 करोड़ डीमैट अकाउंट खुले हुए हैं। ये यूनिक अकाउंट्स नहीं है, लेकिन 22 करोड़ डीमैट अकाउंट्स खोले गए। आप सोच सकते हैं कि कितना पैसा इक्विटी में गया
और कितने लोगों को इसका बड़ा घाटा उठाना पड़ा। तो आप समझ रहे हैं कि मार्केट में क्या खेल चल रहा है। अब क्या यहाँ से मार्केट्स रिकवर करके ऊपर चले जाएंगे? तो इसकी संभावना कम है। उसकी दो बड़ी वजह है। पहला ये कि हमारे मार्केट्स अभी भी 5 इयर्स एवरेजेस से ज़्यादा प्रीमियम पर ट्रेड हो रहे हैं, इसके बावजूद कि हमारी कंपनीज परफॉर्म नहीं कर रही हैं और लोअर सिंगल डिजिट्स में ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है। और मैंने आपके साथ डेटा भी शेयर किया कि किस तरीके से कंपनी बाई कंपनी रिजल्ट्स लेकर आई पिछले क्वार्टर में, और हर कोई चिंतित था कि इकॉनमी में ग्रोथ नहीं है। कई कंपनीज के तो 1-2% के ग्रोथ हमें देखने को मिले, और अगर आप टोटल कंपनीज को लेंगे तो ज़्यादातर कंपनीज की अर्निंग्स में ड्रॉप देखने को मिला है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर अभी भी हम ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहे हैं तो क्या ये बबल की निशानी नहीं है? आज भी हम 23 पीई पर चल रहे हैं और मार्केट जिस तरीके से जा रहे हैं हो सकता है हम 24-25 पीई तक चले जाएं। और हमें ध्यान में रखना है कि हम पिछले साल के लेवल पर तो हैं, लेकिन हमारी ग्रोथ पिछले साल से डाउन हुई है। तो ये बबल की पॉसिबिलिटी को इंडिकेट कर रहा है। तो अगर हम फंडामेंटली भी देखें तो मार्केट्स बबल के टेरिटरी पर चल रहे हैं। अगर मेजर रिकवरी नहीं होती है तो मार्केट्स में बड़ा क्रैश भी आ सकता है। और साथ ही एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे जो जितने भी पास्ट में बुल रन हुए हैं, आपको पता है उन बुल रन का ड्यूरेशन क्या होता था और उस बुल रन के बाद मार्केट में क्या होता था। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। बुल ट्रैक में हमारी ये कोशिश रहती है कि जो भी हमसे जुड़ें उन्हें हम सही रास्ता दिखा सकें, और इसका प्रूफ है हमारे पोर्टफोलियोज। ये है 2021 का पोर्टफोलियो, और इसी ड्यूरेशन में अगर आप निफ्टी का रिटर्न देखेंगे तो वो 40% से कम है। और अगर आप हमारे 2024 पोर्टफोलियो को देखें तो वहाँ के रिटर्न्स करीब 18% हैं। आप में से कई लोगों ने हमारे पोर्टफोलियो का बेनिफिट उठाया है, लेकिन आप में से कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये सीखना चाहते हैं कि कैसे हम इसी तरीके के हाई परफॉर्मिंग पोर्टफोलियोज को खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं, और कैसे हम मल्टीबैगर स्टॉक्स को खुद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसीलिए हम लेके आ रहे हैं इन्वेस्ट फॉर अल्फा 2.0, दिस टाइम बिगर बेटर बोल्डर, जहां आप सीखेंगे कैसे मल्टीबैगर स्टॉक्स ढूंढें, कैसे निकालें स्टॉक्स की रियल वैल्यूएशंस, और क्या वो की मिस्टेक्स हैं जिसे करके इन्वेस्टर्स अपने लाखों रुपए डुबाते हैं। नवंबर 8 एंड 9 2025 सुबह 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक। तो अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट bulltrack.in पे, या हमसे कांटेक्ट करें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे। रजिस्टर नाउ। तो ये हमारे पिछले 25-30 साल के बुल रन और बेयर रन्स का एक समराइज हमने करने की कोशिश की है। यहाँ हमें क्या देखने को मिलता है? तो पहला जो नोन बुल रन है जो पब्लिक के मेमोरी में फ्रेश है वो है 1985 से 1992 का बुल रन, जब सेंसेक्स 500 रुपीज़ से 4500 रुपीज़ तक चला गया। 7 साल का बुल रन रहा, और आप देख सकते हैं कि 9 गुना प्राइजेस हो गए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्रैश हुआ। क्रैश का कारण कुछ भी हो सकता है, कोई स्कैम हो सकता है, कोई ग्लोबल इवेंट हो सकता है, वॉर हो सकता है। क्रैश करने के लिए तो एक ट्रिगर, एक बहाना चाहिए होता है, लेकिन क्रैश क्यों करता है? क्योंकि मार्केट में गैस भरा होता है, मार्केट में बबल बना हुआ होता है, और वो गुब्बारा कभी ना कभी तो फटेगा, ऐसा मार्केट में कहा जाता है। तो इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आप देखिए 1992 से 98 तक बुल रन होता है, 40% का करेक्शन होता है, 6 साल का बेयर रन चलता है। और ये इसका जो बुल रन था वो उसे हम हर्षद मेहता बुल रन के नाम से जानते थे। इसके बाद आप देखिए .com बूम आया। तो .com बूम टेक्नोलॉजी का बूम था, इंटरनेट का बूम था। ये कुछ ऐसा ही था जैसा आज के दिन हमें AI बूम, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर बूम, ये लगभग उसी पैटर्न पर चल रहा है। और यहाँ पर क्या होता है, मार्केट्स अगर आप देखिए तो 2.3 टाइम्स बढ़ जाते हैं 2 साल में।
सेंसेक्स 2700 से 6150 पहुंच जाता है और इसके बाद वही होता है जो हमेशा होता है। 2003 तक हमें बहुत ही तगड़ा बेयर रन दिखा जहां पर इकॉनमीज हिल गई, कंपनीज बर्बाद हो गई और स्टॉक मार्केट में तो ज़बरदस्त इसका इफेक्ट देखने को मिला। 53% का करेक्शन चला, 3 साल का टाइम करेक्शन चला और बहुत ही मुश्किल दौर था और लगभग उसी टाइम पर मैं मार्केट्स में ज़्यादा एक्टिव होना शुरू किया था। इसके बाद आता है एक बड़ा बुल रन 2003 से 2008 और ये बुल रन ऐसा था जो हर सेगमेंट में बुल रन हमें दिख रहा था। रियल एस्टेट, बैंकिंग, फिनेंस, ऑटोमोबाइल्स, यू नेम इट, और हर सेगमेंट ऊपर जा रहा था। बहुत ही अच्छा प्रॉस्पेरिटी का दौर था। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि सेंसेक्स 2900 से 2100 पहुंच जाता है 4 से 5 साल में, 7 गुना रिटर्न्स मिलते हैं। और इसके बाद जो है एक ब्लड बाथ का दौर आता है। जनवरी 8 से 2009 तक अगर आप देखिए तो 60% का फॉल देखने को मिलता है। 14 महीने का बेयर रन देखने को मिला और इसके बाद फिर हमें अगला जो बुल रन देखने को मिला 2009 से 10 के बीच में 8500 से 2100 सेंसेक्स हो गया और ये करीब 1.5 साल के आसपास चला। 2.5 गुना हमारे रिटर्न्स आए, लेकिन उसके बाद 3 साल का हमें फॉल देखने को मिला। 25% मार्केट गिर गए और फिर 2013 का हमें बुल रन देखने को मिला। करीब 5 साल का ये बुल रन था और दुगना हो गया, निफ्टी सेंसेक्स दोनों दुगने हो गए। और इसके बाद फिर हमें 2018 से 20 तक मार्केट्स थोड़ा कंसोलिडेट बेयर रन टाइप के दिखते रहे और इसमें 32% का फॉल देखने को मिला। 2 साल तक बेयर रन रहा और फिर करंट बुल रन स्टार्ट होता है 2020 में और अभी तक ये चल रहा है। 5 साल हो गए हैं, 3.5 गुना का रिटर्न हमें देखने को मिला है। अब ये डेटा दिखाने का पर्पस क्या है ये सब आपको पता है, लेकिन इस डेटा दिखाने का पर्पस है आपको 2 चीज़ें बताना। पहला कि हमारे जो बुल रन्स हैं इनकी जो एवरेज स्पैन ड्यूरेशन होती है वो 5 साल से कम होती है। अगर आप ये हर्षद मेहता ईयर को छोड़ दें, क्योंकि उस वक्त हमारे इंडाइसेस बहुत छोटे थे और वो टोटली मैनिपुलेटेड बुल रन था, तो हमारे बुल रन्स की 4-5 साल की एज होती है। यूजुअली यही लेंथ होती है बुल रन्स की। दूसरी चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि हर बुल रन का अंत बुरा होता है। दुनिया का कोई बुल रन ऐसा नहीं है जिसका अंत बुरा ना हो। वो अंत कब होगा इस पर डिबेट हो सकती है, लेकिन अंत हमेशा बुरा होता है, क्योंकि मार्केट्स हो या इकॉनमी हो वो बड़े बेस पर लगातार ग्रो नहीं कर सकती है, उन्हें रुकना पड़ेगा। तो इस सब की समरी क्या है, इसको हम अगर इसका निचोड़ निकालें तो क्या है। तो पहली चीज़, मार्केट्स एंटरिंग बबल टेरिटरी। बबल फटेगा, कब फटेगा नहीं पता। यूजुअली मार्केट में बबल किसी बड़े पॉजिटिव इवेंट के बाद फटता है, जैसे कोई बड़ा आईपीओ या फिर कोई बड़ा स्कैम। इन दोनों ट्रिगर्स की वजह से ही मार्केट्स गिरते हैं, तो हमें उन ट्रिगर्स का वेट करना पड़ेगा। इस वक्त मार्केट में गैस भरी हुई है और जो फंडामेंटल्स हैं वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि देखिए, जब भी बड़े क्रैश की शुरुआत होती है वो एक छोटे से इवेंट से शुरू होती है। पिछले साल जब मार्केट्स गिरे, क्या किसी ने कल्पना में सोचा था कि मार्केट्स गिरेंगे? मार्केट्स ने वार्निंग नहीं दी और छोटी गिरावट से शुरुआत होती है। लोगों को लगता है कि ये छोटा मोटा 1-2 दिन की गिरावट है, लेकिन वो बड़े गिरावट का रूप ले लेती है। ये बात सही है कि मार्केट्स उसके बाद भी रिकवर हो गए, लेकिन क्या जिन लोगों ने पिछले साल पोर्टफोलियो बनाए थे क्या वो अभी भी प्रॉफिटेबल हैं, और हैं तो कितना है? तीसरी चीज़ जो हमें समझनी है कि हमारे जो फंडामेंटल्स हैं वो अब धीरे धीरे स्लो होते हुए दिख रहे हैं। हमारी ग्रोथ, कंपनी की अर्निंग्स की ग्रोथ भी कम होती हुई दिख रही है। हम जो पिछले साल ग्रो कर रहे थे उससे कम होते हुए दिख रहे हैं। कंसिडरिंग द ग्रोथ रेट, अगर हम ये मान के चलें कि हमारी अर्निंग्स 5 to 6% के रफ्तार से ग्रो करेंगी अगले 2 साल तक, तो फिर मार्केट की फेयर वैल्यूएशन
21,000 के आसपास है। अगर हमने अगले 2-3 क्वार्टर में ग्रोथ पिकअप कर लिया और 6-7% के रफ्तार से ग्रो करेंगे तो भी 25,000 से ऊपर वैल्यूएशंस को जस्टिफाई करना मुश्किल है। और अगर ड्यू टू एनी रीजंस हमारी ग्रोथ रेट 3-4% में पहुंच गई तो ये मान के चलिए कि मार्केट की फेयर वैल्यूएशन 17,000 के आसपास है। तो ऐसा कोई बड़ा कारण नहीं दिखता जिसकी वजह से आने वाले क्वार्टर्स में मार्केट में हमें बड़ी रैली देखने को मिले। हाँ, मार्केट को अगर कुछ चंद स्टॉक्स को खरीद कर मैनेज किया जाए तो कहीं भी ले जाया जा सकता है, लेकिन अगर हम प्योर फंडामेंटल्स की बात करें तो उसके बेसिस पर मार्केट्स आर एक्सट्रीमली ओवरवैल्यूड एंड इन अ डेंजरस सिचुएशन। तो ऐसे में हमें करना क्या चाहिए? क्या हमें मार्केट से भाग जाना चाहिए? जी नहीं, मार्केट से हमें नहीं भागना है, क्योंकि आज भी ऐसी कंपनीज हैं जो अच्छे रिजल्ट्स दे रही हैं, अच्छे रफ्तार से ग्रो कर रही हैं, प्रॉफिट्स में भी बढ़ोतरी उनकी हो रही है। ऐसे कंपनीज को हमें आइडेंटिफाई करना है। दूसरी चीज़, किसी भी स्टॉक को आप लें तो उसके करेक्शन के लिए हमें तैयार रहना है। अगर मैं आज 100 रुपये में स्टॉक खरीद रहा हूँ तो मुझे मेंटली इस बात के लिए रेडी रहना है, तो वो 30-40% गिर सकता है। और मैंने आपको दिखाया कि पिछले 1 साल में भी मार्केट्स 30-40% स्टॉक्स गिरे हैं। और तीसरी चीज़ जो मैं शेयर करना चाहता हूं कि कभी भी ऐसे मार्केट्स में एक साथ पैसा हमें नहीं लगाना है। हमें नीचे के लेवल्स के लिए थोड़े फंड्स को रिजर्व रखना है। अगर हमने इस तेजी में बह के सारा पैसा एक साथ लगा लिया तो अगर गिरेगा 30-40% मार्केट्स तो आपके पोर्टफोलियो की क्या हालत होगी, इसको दिमाग में ज़रूर रखें स्टॉक्स खरीदने से पहले। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि अगले 2-3 महीनों में मार्केट्स किधर जा रहे हैं, कितना गिरेंगे या चढ़ेंगे, तो मैं कोशिश करूंगा जल्दी ही एक वीडियो आपके साथ शेयर करूं। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं देखने के लिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं जल्दी से जल्दी वो वीडियो लाकर आपके साथ शेयर करूंगा। अब आइए थोड़े यूएस मार्केट्स को भी समझ लेते हैं कि वहां पर क्या रिस्क आ रहा है। दोस्तों, हम जानते हैं कि जब तक यूएस मार्केट्स नहीं गिरेगा वर्ल्ड मार्केट्स क्रैश नहीं करेंगे, हमारे मार्केट्स में भी बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिलेगी। तो यूएस मार्केट्स की हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है? तो वहाँ जो सबसे बड़ा रिस्क है और इसकी वजह से यूएस मार्केट से खतरनाक लेवल पर खड़े हुए हैं, खतरनाक पड़ाव पर पड़े हुए हैं। तो रिस्क ये है कि जो हमें वहाँ पर इतनी रैली देखने को मिल रही है उसकी सबसे बड़ी वजह है कि कुछ स्टॉक्स ने मार्केट को चढ़ा कर रखा है। और अब देखिए, तो S&P 500 जो कि वहाँ बहुत बड़ा एक इंडेक्स है, हर कोई उसे ट्रैक करता है, उसमें 5 स्टॉक्स ने 27.7% का वेटेज रखा हुआ है, यानी कि 27% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन सिर्फ 5 स्टॉक का है। यानी कि ये 5 स्टॉक गिर गए तो मार्केट 30% गिर सकता है। और अगर इसे हम कंपेयर करें 10 साल पहले तो ये 11.7% के आसपास था। तो आप समझ रहे हैं कि AI में अगर चाइना ने कुछ कर दिया बड़ा तो ये सारी जो टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स हैं यूएस में वो धड़ाम हो जाएंगे, यूएस मार्केट भी गिर जाएगा और इंडियन मार्केट भी नहीं बच पाएगा। और ये सारी वैल्यूएशंस AI की वजह से हो रही हैं। टॉप 8 यूएस कंपनीज वैल्यू अगर आप देखें तो वो AI की हैं, यानी कि ये रैली सिर्फ AI की वजह से है, बाकी कंपनीज अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं। AI hype is main engine driving sky high valuations. Risk behind the AI bet. तो AI जैसे .com बस्ट हुआ, क्या AI भी बस्ट करेगा? क्या है इसके रिस्क? तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि AI मास स्केल पर अडॉप्ट होगा या नहीं होगा। अभी तो फ्री है या काफ़ी सस्ता है, बढ़ जाएगा तो क्या सब लोग यूज़ करेंगे? और जितना वहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसमें क्या वो रिटर्न कमा पाएंगे? इंटेंस कंपटीशन अमॉन्ग AI प्रोवाइडर्स। हर कंट्री में इंजीनियर्स लगे हुए हैं कुछ ना कुछ बनाने के लिए। तो क्या अगर US के AI का सब्स्टिट्यूट बन गया तो क्या होगा उनका? कॉस्टली लैंग्वेज मॉडल्स, प्रॉफिटेबिलिटी का कंसर्न। बिलियंस ऑफ डॉलर्स कंपनीज खर्च कर रही हैं, 500-600 बिलियन डॉलर्स। और जो इंजीनियर्स को, हाई प्रोफाइल इंजीनियर्स को हायर कर रही हैं तो उनकी सैलरी मिलियंस इवन बिलियंस में हमें सुनने को मिल रही है। तो एक तरीके की जंग की शुरुआत हो चुकी है। और ये जो AI के जितने भी टूल्स हैं अभी भी परफेक्ट नहीं है। बिल्कुल वो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं, लेकिन
अभी भी वो उस लेवल तक नहीं है कि ह्यूमंस को रिप्लेस कर सके। तो इसमें अगर आप रिस्क देखिए तो वन स्कैंडल, फ्रॉड और बैड क्वार्टर इन ए मेगा कैप कुड शेक द एंटायर मार्केट्स। दोस्तों इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप अगर आप देखिए तो वो अब ये प्रपोजल दे रहे हैं कि जो क्वार्टरली अर्निंग्स होती हैं उसे बढ़ाकर 6 मंथली किया जाए, यानी कि हर क्वार्टर रिजल्ट्स नहीं आएंगे। क्या वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वो चाहते हैं कि मार्केट्स ना गिरें और पब्लिक को सही अपडेट्स ना मिले? क्या वो 6 महीने से बढ़ाकर बोलेंगे कि नहीं नहीं अब 1 साल में रिटर्न्स आएंगे? तो ये ज़बरदस्त तरीके से रिस्क बढ़ते हुए दिख रहे हैं। साथ ही एआई का जो इतना हाइप है, क्या वो जस्टिफाइड है? प्रोडक्टिविटी बूस्ट फ्रॉम एआई स्टिल अनप्रूवन। तो क्या ये सिर्फ एक खिलौना है, कुछ मजे करने की चीज़ है? कितनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रही है इसको लेकर कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है। टेक्निकल फ्लॉज, एडॉप्शन रिस्क मेक करंट वैल्यूएशन लुक स्ट्रेच्ड। तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की जोन पर यूएस मार्केट्स हैं और उसकी वजह से हमारे मार्केट्स और वर्ल्ड के मार्केट्स भी हैं। अब भाई दोस्तों आज के मार्केट्स की बात कर लेते हैं कि मार्केट्स में हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो अगर आज का हम डेटा देखें, यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है? 19 सितंबर को आज 100 पॉइंट्स निफ्टी डाउन रहा और हम अभी 25,327 के आसपास हैं। आईवीज में कोई मेजर बदलाव नहीं है। पुट कॉल रेशियो में अगर आप देखिए तो वंस अगेन हमें ड्रॉप देखने को मिला है और मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि 1.3 के आसपास आते आते पुट कॉल रेशियो थोड़ा ओवर वैल्यूड हो जाता है, उसके बाद हमें ड्रॉप देखने को मिलता है। और अगर आज भी आप देखें तो निफ्टी फ्यूचर्स में कोई खास एडिशंस नहीं हुए हैं, बहुत ही कम। कल के दिन भी देखिए बहुत कम हुआ था। कोई मेजर इस वक्त स्टेक नहीं ले रहा है मार्केट में, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब लोग नेक्स्ट मंथ में शिफ्ट हो रहे हैं। तो पिछले 3 दिनों से हम देखें तो वहाँ पर पोजीशंस बनती हुई दिख रही हैं, ऐड होती हुई दिख रही हैं। तो ये महीना ऐसा लगता है कि कुछ विशेष नहीं होगा, जो होगा अगले महीने में होगा। प्रीमियम्स में एक बार फिर हमें राइज देखने को मिला है और नेक्स्ट मंथ के प्रीमियम में भी हल्का राइज देखने को मिला। ह्यूज वॉल्यूम यहाँ पर देखने को मिला। आप देखिए, आपको दिख रहा है कि इतना टर्नओवर पिछले कई दिनों में हमें देखने को मिला। तो ये कहानी क्या है इसको आगे चार्ट पर हम देखेंगे। साथ ही एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी ठीक ठाक रहा। मार्केट्स गिरे लेकिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो फेवर में रहा और एफआईआई की इंडेक्स शॉर्ट पोजीशंस में भी कटौती हो रही है। आप देख रहे हैं कि 1.9 से घटते 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 वो 1.4 पे ले आए। काफ़ी ज़्यादा कट्स किए गए हैं क्योंकि मार्केट्स ऊपर जा रहे हैं तो उनकी डेरिवेटिव जो शॉर्ट की पोजीशंस है वो लॉस में आ रही है, तो वो पोजीशंस को कट कर रहे हैं। लेकिन अभी भी साइजेबल कट्स नहीं हुए। क्या आगे होंगे? कैश मार्केट को देखकर तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि कैश मार्केट में अभी भी सेलर बने हुए हैं। अब आइए चार्ट को क्विकली देख लेते हैं कि वहाँ से हमें क्या क्लूज मिल रहे हैं। तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। पहला कि आज जो इतना हाई टर्नओवर रहा उसकी वजह क्या है। तो अगर आप देखिए निफ्टी में भी हाई वॉल्यूम देखने को मिला, तो ये हमें क्या बता रहा है? अगर आप देखिए यहाँ पर भी हाई वॉल्यूम बना था और मार्केट्स इस वक्त गिर रहे थे। किसी न किसी को पता था कि यहाँ पर मार्केट्स रिकवर करने वाले हैं, इसीलिए गिरते मार्केट में इतनी बड़ी पोजीशंस बनाई और इसके बाद मार्केट्स बढ़ते गए। और पिछले 2 दिनों से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिख रहा है, एवरेज से ज़्यादा है, क्योंकि ये पोजीशंस यहाँ पर कट हुई हैं। साथ ही अगर आप स्टोकेस्टिक इंडिकेटर को देखें, ये भी अब ओवरबॉट टेरिटरी पे चले गए हैं। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के जो इंडिकेटर्स हैं वो ओवरबॉट टेरिटरी पे चले गए। साथ ही अगर आप देखिए इतना हमें हाई देखने को मिला, पिछले हाई से ऊपर देखने को मिला। एमएसीडी थोड़ा उस तरीके से हमें बिहेव करता हुआ नहीं दिख रहा है, वो बुलिशनेस को इंडिकेट करता हुआ नहीं दिख रहा है। तो इसलिए अब ऐसा लग रहा है कि ये रैली अब मैच्योर हो रही है, यहाँ से गिरावट के सीन बनता हुआ दिख रहा है। हमने आपके साथ शेयर किया था कि हमारा शॉर्ट का लेवल 25,330 के आसपास है और ये लेवल आज क्लोजिंग पर इसने ब्रीच कर दिया, लेकिन कन्विंसिंगली नहीं हुआ है। आइडियली हमें कब शॉर्ट करना चाहिए? जब भी इतनी तेजी हमें देखने को मिलती है तो वो एक तरफा फॉल यूजुअली नहीं होता है, तो ये एक और बाउंस यहाँ पर दे सकता है। नेक्स्ट टाइम जब ये इस लेवल को ब्रीच करेगा ऊपर जाकर, तब वो सेफ पोजीशन होगा। अगर इस वक्त हम
शॉर्ट करना चाहते हैं तो हमें मंडे की क्लोजिंग का वेट करना है। अगर ये लेवल ब्रीच होकर प्राइजेस नीचे आती हैं तो शॉर्ट किया जा सकता है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले वेव में हेजिंग के साथ शॉर्ट करें और जब कन्विंसिंगली गिर जाए तब हम हेज को हटाएं, या फिर इसको कन्विंसिंगली क्रॉस करने के लिए वेट करिए। जब ये क्रॉस करके कुछ घंटों तक सस्टेन कर लेता है तभी फ्रेश शॉर्ट्स ओपन करिए। इस वक्त शॉर्ट ओपन करना थोड़ा रिस्की है, इसलिए बेटर होगा कि हम एक बाउंस का वेट करें और फिर दोबारा जब ये लेवल ब्रीच होता है तब शॉर्ट्स को इनिशिएट करें। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और अपना फीडबैक भी देना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।